सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुनवाई जारी है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने तर्कों को पेश किया। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरी धारणा और भारत सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। मेरा नाम है हृदय और आपका स्वागत है DRS एजुकेशन की इस नई वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि समलैंगिक विवाह क्या है और ये विवाद क्या है। पहले हम इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार के तर्क क्या हैं। उन सारे तर्कों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विवाद को आप भारतीय समाज, न्यायपालिका, समलैंगिकता के खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए हम इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत सारी पेटिशंस दायर की गई हैं और इन याचिकाओं में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करे, क्योंकि इन याचिकाओं में कहा गया है कि यदि हम समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो LGBTQ समुदाय है उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, उसे वो अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं जो उसे एक्चुअली में मिलना चाहिए। तो ये तो बात हुई याचिकाओं की, लेकिन ये पूरा मामला क्या है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि एक विवाद था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को समाप्त कर दिया था, इसकी वैधता को समाप्त कर दिया था। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के माध्यम से होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता के अपराध को दायरे से बाहर कर दिया है। इसका मतलब था कि भारत में जो होमोसेक्सुअल कपल थे वो अब कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते थे, लेकिन बावजूद इसके होमोसेक्सुअल कपल्स की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उनके सामने अभी भी कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे कि एक चुनौती यह है कि भारतीय कानूनों में होमोसेक्सुअल्स विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। तो इसका प्रभाव यह है कि होमोसेक्सुअल कपल जो तमाम अधिकार मिलने चाहिए वो हेटरोसेक्सुअल कपल को तो मिलते हैं, बट होमोसेक्सुअल कपल को नहीं मिलते हैं। वो अधिकार उन लोगों से छीन लिए जाते हैं। जैसे कि जो होमोसेक्सुअल कपल हैं वो कानूनी तौर पर बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं और वे सरोगेसी भी नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा विरासत का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है और इन लोगों को पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में एक डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति पैदा हो गई है। इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी कि याचिकाओं के माध्यम से भारत में समलैंगिक विवाह को अनुमति मिल सके ताकि इस भेदभाव को समाप्त किया जा सके, और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो ये तो था इस पूरे मामले का बैकग्राउंड। अब हम जानते हैं कि होमोसेक्सुअल होता क्या है और हेटरोसेक्सुअल होता क्या है। होमोसेक्सुअल मैरिज वो होती है कि जो एक जैसे जेंडर के लोग, मतलब महिला अगर महिला से शादी कर लेती है तो वो होमोसेक्सुअल होता है, पुरुष अगर पुरुष से शादी कर लेता है तो वो होमोसेक्सुअल होता है। हेटरोसेक्सुअल होता है विपरीत जेंडर के लोग, जैसे एक महिला एक पुरुष को चुनती है शादी के लिए और एक पुरुष एक महिला को चुनता है शादी के लिए, तो ये होता है हेटरोसेक्सुअल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने किस तरह के तर्क पेश किए हैं। तो जब से इस मामले की शुरुआत हुई है तब से केंद्र सरकार इसी के खिलाफ है, तभी से इस पूरी धारणा के खिलाफ तर्क पेश किए जा रही है। इसी पृष्ठभूमि पर हम केंद्र सरकार के तर्कों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल ने बहुत सारे तर्क पेश किए हैं। इनमें से पहले तर्क की बात करें तो पहला तर्क तो यह था कि मुख्य तौर पर विवाह की धार्मिक परिभाषाओं को लेकर रहा। सॉलिसिटर जनरल ने अपने बयान में कहा कि भारत में जो लोग अलग अलग धर्म में मौजूद हैं, सभी धर्मों में विवाह की एक विशेष परंपरा रही है। एक विशेष डेफिनेशन मौजूद है कि सभी धर्मों में एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को स्वीकृति दी गई है। तो ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट विवाह का नया विचार पेश करता है तो इसके माध्यम से भारत में जो कानूनी ढांचा बना हुआ है वो धार्मिक तौर पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि वो धार्मिक कानूनों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो वो इसके माध्यम से भारत में जो पर्सनल लॉ है वो व्यक्तिगत लॉ प्रभावित होंगे, और इस लॉ के प्रभावित होने का मतलब है कि भारत में धार्मिक कानून प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट इसे 1954 के लॉ को बेस बनाकर अपना फैसला सुना सकता है, लेकिन केंद्र सरकार का मत है कि 1954 का लॉ भी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि उस कानून में भी विवाह की नई संस्था को पेश नहीं किया गया है, बल्कि उस कानून में भी पुरानी व्यवस्था को ही अपनाया गया है। उस कानून में भी हम एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को ही स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट कोई नई व्यवस्था को लेकर आता है तो वह नई व्यवस्था हमारे रिलीजियस ढांचे को प्रभावित करेगी, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का।
केंद्र सरकार का दूसरा मत राज्यों के हितों के बारे में है। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल रिलेशंस को नहीं रोक सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पूरे तर्क के खिलाफ एक काउंटर तर्क पेश किया है कि जो विवाह का अधिकार है वो असीमित नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। केंद्र सरकार कानून के माध्यम से इसे विनियमित कर सकती है और केंद्र सरकार बहुत सारे पहलुओं से ये करती भी है, जैसे कि विवाह की सही उम्र क्या होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार तय करती है। पुरुष और महिलाओं दोनों की एज क्या है, ये भी तय की हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्विविवाह विवाह को मंजूरी नहीं देती है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का कोई जीवित स्पाउस मौजूद है या कोई जीवित साथी मौजूद है तो वह व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इस पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध है। इसके अलावा केंद्र सरकार तलाक के मामले को भी नियमित करती है। केंद्र सरकार अननेचुरल रिलेशंस को नियमित करने की कोशिश करती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाती है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि यदि हम इसे मंजूरी देते हैं तो कल को कोई भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर ये बोलेगा कि मैं तो अपनी बेटी की शादी 10 वर्ष की एज में करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट का नियम अवैध है, क्योंकि केंद्र सरकार का नियम तो इस विवाह को भी नियमित करता है और विवाह एक व्यक्तिगत मामला है। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की। तीसरा तर्क निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के माध्यम से भारत में राइट टू प्राइवेसी को मान्यता प्रदान की थी और ये भी कहा था कि जो यौन अभिविन्यास है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वह हमारी लाइफ का बहुत ही प्राइवेट हिस्सा होता है। लेकिन इस पूरे तर्क को काउंटर करते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि जो विवाह के मामले में निजता के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी आप राइट टू प्राइवेसी में विवाह को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दो वयस्क लोग हैं वो यदि अपनी स्वेच्छा से, अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं तो इस पूरे संबंध को हम गोपनीयता के दायरे में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम विवाह को निजता के तौर पर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो विवाह है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और सोशल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से उसे राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सामाजिक तौर पर स्वीकार किया जाता है। चौथे तर्क में केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संसद को प्राप्त है। ऐसे में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि विवाह का जो मसला है वह आमतौर पर इंडिया की आम जनता से जुड़ा हुआ है और न्यायालय भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन भारत की संसद करती है और इसी वजह से भारत की आम जनता को लेकर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर निर्णय लेता है तो इसकी वजह से भारत में संविधान के आर्टिकल 50 में जो पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, वो सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। अब अगले और अंतिम तर्क की बात करें तो यह तर्क कानून की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक नैरो दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 1954 के लॉ के कुछ ही पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले को सही ढंग से समझने के लिए इसके पूरे फ्रेमवर्क पर विचार करना जरूरी है। केंद्र सरकार का मानना है कि यदि आप इस मामले में केवल पति और पत्नी शब्द को व्यक्ति से रिप्लेस कर देते हैं तो इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। इससे समस्या हल नहीं होगी बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। इसके माध्यम से बहुत सारी केसेस आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, इसमें मुख्य तौर पर जो वाइफ है उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दो होमोसेक्सुअल लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो ऐसे में ये कौन तय करेगा कि उनमें से पति कौन होगा और पत्नी कौन होगी। और यही सवाल तलाक को लेकर भी है। तलाक के मामले में भी 1954 के लॉ में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो होमोसेक्सुअल अगर शादी होती है तो उसमें यह कौन तय करेगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है। और इन याचिकाओं में एक काउंटर तर्क यह भी है कि होमोसेक्सुअल जो कपल है उसमें दोनों ही लोगों को विशेष अधिकार अगर हम प्रदान करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी केंद्र सरकार ने एक काउंटर तर्क पेश किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि आप होमोसेक्सुअल कपल में दोनों ही लोगों को इस प्रकार का अधिकार दे देते हैं तो ऐसे में एक भेदभाव की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ होमोसेक्सुअल कपल में दोनों लोगों को विशेष अधिकार होगा, वहीं दूसरी तरफ जो हेटेरोसेक्सुअल कपल है वहां पर केवल महिलाओं को अधिकार प्राप्त होगा। तो ऐसे में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर केंद्र सरकार का मत है कि होमोसेक्सुअल मैरिज को भारत में अनुमति नहीं देनी चाहिए, जबकि जानकारों का मानना है कि ये समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं है कि इन्हें हल ना किया जा सके, क्योंकि इनकी वजह से एलजीबीटीक्यू समुदाय के पूरे
अधिकार का हनन होता है। और ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है कि इनके आधार पर हम किसी के सारे अधिकारों को छीन लें। इसके आधार पर हम किसी विशेष कम्युनिटी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हमें इस विषय पर गहन रूप से बात करके केस को सोल्व करना चाहिए। तो ये सारे तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।